सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, तो मेरा सवाल। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो सर जब हम गाँव में जाते हैं तो हर गाँव में कुछ ऐसे हमको मूर्धन्य भूत स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं। भूत विशेषज्ञ मिल हाँ, जाते। तो वो हमारा हाथ पकड़ के कुछ विशेष जगहों पर ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर फला भूत अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो केवल फैमिली के भारत के साथ? गाँव, हाँ सर, केवल भारत के वाह। गाँव में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग हर कोने में कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं जो भूतों में यकीन रखते हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि क्या जो विज्ञान है उसने ये साबित कर दिया है कि भूतों का अस्तित्व नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत उनकी संभावना बची है? क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं सर कि वो कहते हैं कि हमसे तो उसकी उठा-पटक हुई थी, कुछ कहते हैं हमसे उसने बीड़ी माँग ली थी। तो ऐसे भी हैं, तो एक द्वंद ये भी है सर। बीड़ी मांग ली थी भूत ने? हाँ सर। तो गांव का भूत होगा और गरीब वर्ग का भूत रहा होगा। तो जीएसटी कम लगता ना बीड़ी पे सिगरेट की तुलना में। देखिए, ईश्वर के बारे में जो आर्गुमेंट है भूत पे वो लागू नहीं होगा। भूत अंधविश्वास है, ये लगभग साबित किया जा सकता है। लगभग साबित किया जा सकता है। लगभग क्या, पूरा ही साबित हो सकता है मेरे ख्याल से। मेरे तो आज तक सामने हुआ नहीं भूत से, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरा तो है नहीं। पर मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका सीधा एक्सपीरियंस हुआ है। एक का झगड़ा भी हुआ था भूत से, एक की टक्कर हो गई थी भूत के साथ। बीड़ी तो नहीं मांगी किसी ने, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी बातें उनकी हुई हैं भूत के साथ। हम भी हॉस्टल में ऐसी कहानियां कईयों को सुनाते थे कि हमने भूत देखा है ताकि डर जाएं वो लोग, पर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा नहीं कभी। भूत वाली बात क्यों इर्रेशनल, इलॉजिकल है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं दो बातें आपको समझाता हूँ। एक हम एम्पेरिकल एविडेंस लेंगे और एक लॉजिक से बात करेंगे। पहले लॉजिक से बात करते हैं। दुनिया में जो भी कहता है भूत है, उससे पूछो कि भूत क्या है, तो कहेगा कि एक व्यक्ति मर गया था, उसकी आत्मा असंतुष्ट थी, किसी वजह से परेशान थी, वो आत्मा भटक रही है, यही कहते हैं सब लोग। आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो रूह बोल देगा, आत्मा ही रूह वहाँ पर हो जाती है। इंग्लैंड में पूछेंगे तो सोल बोल देंगे। है बात वही है, सब लोग आत्मा ही भटका रहे हैं कि जो आत्मा, मतलब शरीर मर गया है पर आत्मा किसी वजह से यहाँ छूट गई है, वो भूत है। तो अगर आप उन धर्मों के हिसाब से या हमारे धर्म के हिसाब से बात करेंगे तो आपको आत्मा का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आत्मा क्या है? आत्मा एक कॉन्शियस एलिमेंट है। इसकी व्याख्या भी अलग अलग होती है, हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर सब मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस यानी कि चेतन वस्तु है। चेतन का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एक एनर्जी है। नहीं, एनर्जी नहीं है। एनर्जी जब भी बनेगी वो फिजिकल चीज से ही बनेगी, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे सोलर हो। कोई भी एनर्जी होगी वो किसी फिजिकल चीज के ट्रांसफॉर्मेशन से या मास के ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनेगी, उसके बिना नहीं बन सकती है। कुछ कहेंगे आत्मा हवा जैसी, नहीं, हवा जैसी नहीं है। हवा हमें फील होती है, हवा चलती है, हमें टच होती है। जो चीज पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से जानी जा सकती है वो फिजिकल है, वो मैटर है। तो हवा मैटर है। कुछ कहते हैं जैसे करंट है वैसे आत्मा है। नहीं, वैसा नहीं है। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन भौतिक वस्तु है। आत्मा ना करंट है, आत्मा ना हवा है, आत्मा ना एनर्जी है। पहले इन झूठों से बाहर निकल जाइए। आत्मा कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब समझना आसान भाषा में तो विचार, भावना, फीलिंग, अनुभूति, मनःस्थिति, ये होता है। आप मुझे ये बताएं, आप जा रहे थे, करंट लग गया, ये तो हो सकता है। आप जा रहे थे, हवा लग गई, ये भी हो सकता है। कभी आपने सुना कि मैं जा रहा था, एक विचार आके लगा मुझे, या दो भावनाएं आके टकराई मेरे साथ? तो भावना नहीं टकराती है हमारे साथ, विचार नहीं टकराता कभी हमारे साथ, क्योंकि वो कॉन्शियस है। फिलॉसफी की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कि शरीर मटेरियल है, चेतना कॉन्शियस है, और दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। ये वेस्टर्न फिलॉसफी में कम से कम 200-300 साल तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि भौतिक शरीर और चेतना या आत्मा, इनमें कनेक्शन होता कैसे है। और वैज्ञानिक सोच सोच के मर गए, आज तक इसका फाइनल आंसर कोई नहीं दे पाया है, सिवाय इसके कि चेतना कोई अलग चीज है ही नहीं, वो ब्रेन का ही एक रिजल्ट है, जो आजकल हम न्यूरोसाइंस से मानते हैं। इसलिए अगर कोई ये कहे कि मेरा भूत से टक्कर हो गई, ये हो सकता है कि उसको सच में ऐसा लग रहा हो, वो झूठ नहीं बोल रहा। या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गलत फहमी का शिकार है।
कुछ लोग झूठ बोलते हैं आपको प्रभावित करने के लिए, जो भूत विशेषज्ञ आप बता रहे हैं वो झूठ बोलने वाले लोग हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पे चल रही है। वो 4 भूती कहानियाँ सुनाएंगे, आप उनसे कहेंगे भूत से मुक्त करवा दो, फिर वो कुछ करेंगे, आपका प्रयास करेंगे, तो उसके बदले उनकी आमदनी हो जाएगी, वो एक अलग पक्ष है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भूत सवार हो गया वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? एक कॉन्शियसनेस तो हमने समझ लिया। मनोविज्ञान में न्यूरोसाइंस की शुरुआत हम मोटे तौर पर मानते हैं कि 100 साल पहले हुई थी। देखो खेल क्या है, फिजिकल स्टडीज तो बहुत पहले से होनी शुरू हो गई थी, 17वीं सेंचुरी के आसपास से पश्चिम में, और मेरे ख्याल से अभी 20वीं सदी में भारत में, और पहले जो सुश्रुत चरक का समय था तब की बात अलग है। ह्यूमन बॉडी को समझने का तरीका क्या सबसे अच्छा है? खोल के देखो उसके अंदर क्या क्या है। खोलेंगे तो मुर्दा आदमी को, सीधी सी बात है। तो मेडिकल साइंस में ये विचार हुआ कि जो लोग मर जाते हैं हम उनको ओपन करके डाइसेक्ट करके समझ सके कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो यहां से मेडिकल साइंस की शुरुआत हुई। ये पश्चिम में 17वीं सेंचुरी के आसपास से, डेकार्ट के बाद से आमतौर पर मानते हैं कि शुरू हुआ। उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इतने सारे मतलब वायरिंग हमारे शरीर के अंदर है, ये हार्ट है, समझ में आया कि जो हार्ट है उसका काम ब्लड की सप्लाई करना है, ना कि इमोशन की सप्लाई करना है, क्योंकि दिल से इमोशंस की सप्लाई नहीं होती है, वो कविताओं में होती है, बॉडी में नहीं होती है। लीवर समझ में आया, लंग समझ में आए, किडनी समझ में आई उनको, धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी समझ में आने शुरू हो गई। जो मन के अंदर चलता है, विचार, भावना, अनुभूति, ये सब कैसे होता है किसी को समझ में नहीं आ रहा, सब तुक्का लगा रहे हैं। 1850s के आसपास पहली बार दुनिया में जर्मनी में एक विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ। उसके पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का हिस्सा था। फिलॉसफी का वो हिस्सा जो आत्मा के बारे में बात करता था उसका नाम था साइकोलॉजी। 1850 के आसपास पहली बार साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ, जिसने कहा कि हम स्टडी करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे। और साइंटिफिक स्टडी कहाँ करें, यही नहीं पता कि इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, दिल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कितनी सदियां बीत गई, लोग बाएं सीने पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुम मेरे लिए, तुम ही हो, तुम मेरे लिए, जबकि वो आ यहाँ से रहा होता है। राइट ब्रेन से इमोशंस आ रहे हैं, उसी समय दिल धड़क रहा है जोर जोर से, क्योंकि ब्लड की सप्लाई बढ़ गई और आपको लग रहा है इमोशन यहाँ से आ रहा है, जबकि यहाँ से नहीं आ रहा इमोशन। 1920 के आसपास, मेरे ख्याल से 1924 में पहली बार एक मशीन बनी जिसको बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जो उससे होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोलते हैं उसको। उसने क्या किया कि दिमाग के बहुत सारे, सिर के बहुत सारे हिस्सों पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, और ये स्टडी हो गया कि जब दिमाग के अंदर कुछ भी होता है, कुछ भी इमोशन आए, थॉट आए, कुछ भी आए, तो हल्का सा करंट फ्लो होता है, बहुत हल्का सा, इतना नहीं कि हाथ लगाएंगे तो कोई मर जाएगा, हल्का सा करंट फ्लो होता है। जैसे ये समझ में आ गया, उनको लगा करंट को स्टडी कर लेते हैं, तो EEG से ये स्टडी करना शुरू किया कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में है तो दिमाग के कौन से हिस्से में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जब कोई मोहब्बत में है तब कहाँ फ्लो हो रहा है, जब कोई थॉटफुल है तब कहाँ फ्लो हो रहा है। ये सब करना शुरू कर दिया। आगे चल के MRI, आपको पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, उसमें एक और नेक्स्ट लेवल है फंक्शनल MRI, वो आया, दिमाग को स्टडी करता है। वो क्या स्टडी करता है कि किस समय दिमाग के कौन से हिस्से में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ एक्टिव होगा वहाँ ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर ज़्यादा, और बहुत एग्जैक्ट इमेज बनती है उससे। अब EEG प्लस फंक्शनल MRI से ये स्टडी होना शुरू हुआ कि जब कोई कहता है कि मेरे ऊपर भूत चढ़ गया, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि सारी भावनाएं, सारी थॉट, सब कुछ दिमाग से ही आता है, दिल से नहीं आता है, ना हाथ पैर से आता है, सब कुछ यहाँ से आता है। ये भी समझ में आ गया कुछ मुर्दा लोगों का सिर फाड़ के कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है। उसको भी काट के देखा तो अंदर बहुत सारे हिस्से दिखे, ये भी क्लियर हो गया कि दिमाग के कई हिस्से हैं। अब सवाल था इनमें कनेक्शन कैसे होता है, ये जो कोशिकाएं दिमाग के, न्यूरॉन्स जिनको बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब सवाल बचे हुए थे। और तब ये स्टडी हुआ। हालांकि 1908 में विलियम जेम्स एक किताब लिख के गया था जिसका नाम था वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। उसने बताया था कि कुछ ऑल्टरनेटिव स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसी होती हैं जो सामान्य से अलग हैं, जिनमें एक मिस्टिकल है, स्पिरिचुअल
एक वो फीलिंग है, उसको भी बोलते हैं। हिप्नोसिस आपने नाम सुना होगा, वो एक ऑल्टरनेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ASC एक बड़ा वर्ग मानते हैं। इसी में एक स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी पर किसी और का कंट्रोल हो गया है। पहले इसके लिए नाम था मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते थे कुछ लोग इसको हिस्टीरिया कहते थे। अब ये दोनों शब्द नहीं चलते हैं आजकल, इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। अगर किसी को ये लगने लगे कि मेरे ऊपर कोई दूसरी आत्मा हावी हो गई है, इसका बेसिक मतलब है कि उसको एक मानसिक समस्या है जिसका नाम है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। उसको सच में ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी आत्मा हावी हो गई है, पर हुआ सिर्फ इतना है कि उसके दिमाग में एक हिस्सा है, वो हिस्सा थोड़ा सा पैसिव है, जो हिस्सा उसको ये बताता है कि तुम ये हो और बाकी लोग ये हैं, उनका अंतर डिम हो गया है। एक लोब है, पेरिएटल लोब कहते हैं उसको, वो थोड़ा सा पैसिव हो गया है। तो जब कोई कहे कि मेरे ऊपर भूत प्रेत आ गया है, वो झूठ नहीं बोल रहा, जनरली उसको ऐसा ही फील हो रहा है। पर आज न्यूरोसाइंस इस लेवल पे आ चुकी है कि वो समझा सकती है कि भूत नहीं आया है, तुम्हें एक मनोरोग है और ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे एक ट्रांस की अवस्था आपने नाम सुना होगा, गाना भी बहुत फेमस चलता है ट्रांस नाम से, है ना। जब आप कीर्तन में बैठेंगे, भजन चल रहे हैं, जोर जोर से मंत्रोच्चार चल रहा है, अब फ्लो में चले जाते हैं, फ्लो स्टेट बोलते हैं। जैसे आप वहाँ जाएंगे, आप एक खास किस्म का सुकून महसूस करेंगे, वो भी एक ASC है। ट्रांस का मतलब है कि अब क्रिटिकल थिंकिंग आप नहीं कर रहे, इस समय आप फ्लो में हैं, जॉय में हैं, और इस समय यदि कोई आपको कोई सजेशन देगा, आप तुरंत मान लेंगे उस बात को, और वो भी सबकॉन्शियस लेवल पे मान लेंगे। इसी को लोग हिप्नोसिस कहते हैं। गंदे लोग इसको हिप्नोटिज्म की तरह से यूज़ करते हैं, अच्छे लोग इसको हिप्नोथेरेपी की तरह से चिकित्सा विज्ञान में यूज़ करते हैं। तो पूरी बात का सार ये है कि भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब चीज़ें एक्सटर्नली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कोई भूत बाहर घूम नहीं रहा है, ठीक, जो चढ़ जाएगा आपके ऊपर, पर आपको लग सकता है। और इसको समझने का सिंपल एग्जाम्पल है, भूत प्रेत महानगरों में नहीं के बराबर दिखते हैं, शहरों में कम दिखते हैं, गांवों में ज़्यादा होते हैं। भूत प्रेत उसी को चढ़ेगा जिसको बचपन से भरोसा है कि भूत प्रेत होता है। जिसको भूत प्रेत का भरोसा बिल्कुल नहीं है, उस पर नहीं चढ़ेगा जब तक आप बार बार उसको परेशान करने के लिए भूत की कहानियां न सुनाएं। तो क्योंकि मुझे पहले से विश्वास है और कुछ हुआ और मैंने तुरंत इमेजिन कर लिया कि भूत ही मेरे ऊपर आ गया है, ये एक तरीका है। एक प्लेसिबो शब्द है, आगे डिस्कशन में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो लोग उसका इलाज कर रहे हैं, इलाज की बात बाद में करेंगे, मोटी मोटी बात यह है कि भूत प्रेत का ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस आज तक साबित नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस लगभग साबित कर चुका है कि जब जब किसी को भूत प्रेत होता है, उसके दिमाग के कुछ हिस्से पैसिव हो जाते हैं, कुछ हिस्से एक्टिव हो जाते हैं, इतना ही मामला है। और जैसे वो ठीक होता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये बात साबित हो रही है। आप में से किसी को भूत प्रेत हुआ कभी? आप शहर में रहते हैं ना, कभी कुछ होगा तो मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाना, झाड़ फूक मत करवाना अपनी, है ना। साइकेट्रिस्ट आपका स्टडी करेगा न्यूरोसाइंस से, दवाई देगा, आप ठीक हो जाएंगे, इतना ही मामला होता है।